हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेसिमल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता रखी थी। ठीक है, तो उस क्लास को आज हम आगे बढ़ाते हुए उसको ख़त्म करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या नई नई बातें आपको हम बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको लग भी रहा होगा कि हमने कुछ नया सीखा है। ऐसे ही छोटी छोटी बातें, बेसिक की बातें और एडवांस लेवल की बातें भी हम आपको सिखा कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जितना पढ़ते जाते हैं उसे याद करते जाइए, उसे लगाते जाइए, उसे प्रैक्टिस करते जाइए। जितना क्वेश्चन लगवा दिया जा रहा है वही आपके लिए बहुत है और उसके बाद आपको अलग से किताब लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट लगाएं। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, जिस चीज़ का एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस सेट लगाएं। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप हमारे पास भेज सकते हैं, चाहे जिस भी चैप्टर का हो। कोशिश करें कि उस चैप्टर का सवाल पहले भेजें जो चीज़ मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। रीज़न ये है कि जब तक आप कोई चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या आया क्या नहीं आया। तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आपको नहीं आएगा तब आप वहाँ से क्वेश्चन एराइज करिए कि हाँ ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और अच्छे से मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। ठीक, चलिए तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक बार फिर से थोड़ी सी बातें रिकॉल करते हैं। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने आपको डेसिमल 2 टाइप्स के बताया था। ठीक है, कौन कौन सा टाइप बताया था? पहला बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा क्या बताया था हमने आप लोगों को? कल हम आपको जिक्र कर रहे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है? बताया था कि पहला होता है रिकरिंग डेसिमल। कौन सा? रिकरिंग डेसिमल। और एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसके बारे में और इसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली बात कर लिया था। ये एक रेशनल नंबर होता है, ये बताया था, मतलब परिमेय संख्या होती है। और ये भी क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, बताया था। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बोली थी कि इसके बारे में कल हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके बारे में हमें और जाननी चाहिए। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे बनता है। बताया था कि जब की संख्या में 2 से भाग दीजिए या 5 से भाग दीजिए या 2 और 5 के किसी पावर से भाग दीजिए, किसी पावर से भाग दीजिए। ठीक है, तो आपका जो डेसिमल बनेगा वो कौन सा बनेगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। उसमें केवल या तो 2 आ जाए, या तो केवल 5 आ जाए, या तो केवल 2 और 5 दोनों आ जाए। ठीक है, उसके अलावा कोई संख्या जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 11 हो सका, उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, किसमें? डिनोमिनेटर में। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था रिकरिंग डेसिमल कैसे बनता है। रिकरिंग डेसिमल कैसे बनेगा? जबकि संख्या को आप 3 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए, 9 से भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिए, 13 से भाग दीजिए, 17 से भाग दीजिए, या किसी प्राइम नंबर से भाग दीजिए। ठीक है, या इनके मल्टीपल से भाग दीजिए। किसके मल्टीपल से? इनके मल्टीपल। कौन कौन से मल्टीपल हो सकते हैं? प्राइम नंबर का मल्टीपल, जैसे 3 का मल्टीपल 6 हो गया, 3 का मल्टीपल 9 हो गया, 3 का मल्टीपल 12 हो गया। तो ऐसे की संख्या से आप भाग दे रहे हैं तो वो क्या हो सकता है? वो रिकरिंग डेसिमल बन जाएगा। ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिकरिंग डेसिमल भी होगा। इसके बारे में भी हम आज आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बातें वैसे हैं नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा बातें करेंगे। ठीक है, तो कल हम आपको कहाँ पे छोड़ के गए थे कि परिमेय संख्या को बता रहे थे कि रिकरिंग डेसिमल को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाता है। और मैंने आपको शॉर्टकट में बात बता के गया था और उससे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो, तो इसे आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, कल आपने इसे नोट कर रखा है। और मैंने आपको हेडिंग लगवाई थी कि नॉन टर्मिनेटिंग, कल हेडिंग लगवाया था मैंने आपको, अशांत आवर्ती दशमलव को P/Q के रूप में लिखना। ये कल मैंने आपको सिखा रहा था और इसको हम सीखते हैं फिर से। ठीक है, आगे देखिए। तो मैं आपको बता के गया था कि भाई कैसे किसी नंबर को शॉर्टकट में हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं आवर्ती वाले को। जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। मैं लिखता हूँ 0.333 डॉट 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 है,
तो इसको अगर हमें P बटे Q के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम समझते हैं कि 0.3 पे बार लिखा हुआ है ये। और मैंने आपको बताया था जब दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या ना हो जिस पे बार हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/9। जितना बार ऊपर है उतना 9 नीचे लगा देते हैं। 0.125 लिखा हुआ है और 25 पे बार लगा हुआ है या फिर 125 पूरे पे बार लगा दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 125/999। 3 संख्याओं पे बार है दशमलव के बाद और 3 बार 9 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया 0.12457 पे बार लगा दिया पूरे पे। तो क्या करेंगे 12457 पूरा लिख लिया, अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं तो 7 बार क्या लगाएंगे 9 लिखेंगे, ठीक है। तो 7 बार 9 लिख लेते हैं। ये हमारा P बाई Q का रिप्रेजेंटेशन हो गया। यानी कि ये सभी नंबर जो आप देख रहे हैं वो कैसी संख्याएं हैं, P बटे Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। और जिस संख्या को आप P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोल देते हैं, ठीक है। तो अब चलो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। अच्छा एक बात और, कल मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था 0.15 पे अगर मान लो बार लगा दिया, इसको मैं P बटे Q के फॉर्म में लिखना था तो हमने आपको बताया था कि पहले लिखेंगे पूरी संख्या। पूरी संख्या कितनी है 15 माइनस दशमलव के बाद या फिर दशमलव के पहले जितनी संख्या में बार नहीं है उसको पूरा घटा दीजिए। तो दशमलव के पहले कोई संख्या है ही नहीं यहाँ पे, तो दशमलव के बाद कौन सी संख्या है 1, तो 1 को आप घटा दीजिए अपॉन, ठीक है। अब 9 उतना लगाइए जितनी संख्याओं में बार है, तो एक संख्या में बार है तो 1 9 लगा दिया। दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतना शून्य लगा दीजिए, तो उतना शून्य लगा दीजिए आप। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 14/90 हो जाएगा। ये हमारा P बटे Q का फॉर्म हो जाता है। तो ये दोनों टाइप जो आपने पढ़ा है ये होता कैसे है उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, वरना आगे हम बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, बेसिक्स देखते हैं। क्वेश्चन मान लिख दिया 0.7777 को P बटा Q के रूप में लिखिए। देखिए कैसे होगा। हम मानते हैं कि ये x है, लेट या फिर माना x इजकल टू 0.7777 ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा 0.7 पे बार हो जाएगा ना, 0.7 पे बार हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो आप दोनों ही चीज़ों को समझ कर रखेंगे कि x का मान ये भी हो सकता है, x का मान ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से निकालिए 10x का मान, 10x का मान निकालिए। तो 10x का मान क्या हो जाएगा जरा बताओ तो। 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक संख्या बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है। मतलब कि एक ही संख्या है तो हमने 10 से गुणा किया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर इस बार 10 का गुणा करेंगे आप 10 गुणे कितना हो जाएगा 0.7777 ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे 10x इजक्वल टू 7.7777 लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 10x इजक्वल टू, इस 7 को आप अलग कर लीजिए, 7 धन, अब ये पूर्णांक भाग अलग हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा शून्य आ गया, 0.0, बाकी ये बच जाएगा 7 ठीक है। अब क्या आप लिख सकते हैं कि 10x बराबर 7 धन, अच्छा इसका मान क्या है, इसका मान कितना माना था आपने, x माना था ना, तो आप यहाँ पर रख दीजिए x, ठीक है। तो भैया ये बताओ कि ये x इधर घट जाएगा तो 10x माइनस x बराबर किसके 7 के। तो बच्चे x का मान कितना आ जाएगा 9x का मान कितना आ जाएगा 7 के, तो x का मान कितना आ गया 7/9 के आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये आपका हो गया P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये तो भी एक संख्या था इसमें जो रिपीट कर रहा था। अगर हम कह दें 2 संख्याएं हैं जो रिपीट कर रही हैं, जैसे क्वेश्चन मिल गया हमें 0.56 पे बार को P बटा Q के रूप में लिखिए, ठीक है। अब देखो 0.56 है तो इसको आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, माना x बराबर 0.56 पे बार,
या फिर आप लिख सकते हैं x इजकल टू 0.56565656 डॉट 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 डॉट। अब आपको यहीं समझना पड़ेगा कि गुणा हमको किससे करना है, ठीक है। तो बताओ बच्चे इसमें कितने संख्याएं हैं, दो संख्याओं की बात चल रही है जो रिपीट कर रहे हैं। तो अब दो जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे एक संख्या था तो एक जीरो वाली संख्या कौन सी थी, 10 थी। यहाँ दो संख्याएं हैं तो दो जीरो वाली संख्या कौन सी होंगी, हमको पूर्णांक भाग को अलग करना है एक बार पूरा पूरा। तो दो अंक वाली संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 100 हो जाएगी। तो हम यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं, 100x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। 100x बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणा 0.565656 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब बताओ बच्चे 100x बराबर कितना हो जाएगा, 100 का गुणा जब इसमें करेंगे तो दो जीरो से गुणा हो रहा है ना, तो दो संख्याएं बाहर आ जाएंगी, कितना बचेगा 56.5656 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। बच्चों अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आए कि सर 100 का मल्टीप्लाई करके ये कैसे हो गया, तो घबराएंगे नहीं। इसको पढ़ाने के बाद मैं इसी बात पे आऊँगा कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसी बात पे आएंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप इसको समझिए बस। तो बच्चे देखो 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा आप बताएं। इसको लिख सकते हैं 56, हमने इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्लस 56 अलग हो गए तो बच्चे कितना वहाँ पे 0.565656 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब बच्चे ये बताओ 100x बराबर कितना हो जाएगा 56 प्लस इसका मान कितना माने थे आप, x माने थे ना, तो x लिख लिया। तो 100 में से आप x ला के घटाएंगे 100x में से तो कितना हो जाएगा बराबर 56 के। तो बच्चे यहाँ पे कितना बचेगा 99x बचेगा ना, बराबर कितने के 56 के। तो आप कहेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 56/99, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, यानी कि आपने इसे p/q के फॉर्म में लिख दिया है। बात समझ में आ नहीं आया, ठीक है। तो बच्चे ये फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन था जिसमें दशमलव के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसपे बार रखा हो, ठीक है। अब एक बात और समझिए आप, अगर मान लो यहाँ पे तीन संख्याएं होती जो रिपीट कर रही होती, 0.56 भी होता मान लो, ठीक है। तो आप किससे गुणा करते, 1000 से गुणा करते। बात समझा। अगर चार संख्याएं होती तो 10,000 से गुणा करते। ये बात मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक बार हमको संख्या का क्या करना पड़ता है, पूरा पूरा बाहर निकालना होता है, जितनी संख्याएं रिपीट कर रही होती है पूरी। बात समझ में नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं नोट डाउन किया है तो बाद में आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले वाले टाइप पर चलते हैं, ठीक है। जो अगला वाला हमारा टाइप है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं आपके पास क्वेश्चन लिख दूँ 0.57 पे बार लगा दिया, 6 कर लो इसे बच्चे, 7 कर लो इसे, ज़्यादा सही रहेगा। को P/Q के रूप में लिखो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब आपको ये टाइप 2 दिख रहा होगा, टाइप 2 वाला क्वेश्चन है कि इसमें 5 पे बार नहीं है लेकिन 7 पे बार आ चुका है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही कहानी है। क्या कहानी है, आप इसको x मान लो, माना x इक्वल टू 0.57 पे बार, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0.5777 डॉट डॉट डॉट। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई किससे करना है। इसमें आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, पहले तो एक बार मल्टीप्लाई करना है आपको कि भैया देखो कितनी संख्याएं हैं इसमें, 2 संख्याएं हैं ना, 2 संख्याएं ना। तो पहले हम भाग देंगे किससे, 100 से, गुणा करेंगे 100 से। क्यों, क्योंकि हमें एक बार 57 को पूरा पूरा बाहर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप यहाँ से किससे भाग देंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो आप निकालिए 100x की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालेंगे, 100x। तो बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणा 0.5777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब मुझे मेरे भाई बताओ 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
बताओ भैया 57.7777 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये 57 पूरा बाहर आ गया, ये 5 7 वैसे पढ़ते हैं लेकिन 57 हमने कहा कि बाहर आ गया, बचा इसके बाद 7 7 7 7 ही बचेगा वो, ठीक है। अब बताओ, अब देखो मुझे, अब यहाँ से इसको इक्वेशन हम 1 कर देते हैं थोड़ा सा आपके समझने के लिए, ठीक है। अब देखो यहीं से हम एक बात और पकड़ते हैं, आपको मैंने बताया 100 से गुणा क्यों करवाया है, क्यों? क्योंकि दो अंकों की ही बात थी इसमें, 2 अंक ऐसे थे, एक उसमें रिपीट कर नहीं कर रहा था और एक रिपीट कर रहा था, तो हमने दोनों अंकों के लिए 2 बार 0 लगा दिया था और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब की बार हमें उससे मल्टीप्लाई करना है जो नंबर दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रहा है। तो भैया दशमलव यहाँ पे लगा हुआ, दशमलव के बाद 5 एक नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो अब की एक 0 वाली संख्या से यानी कि 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे ताकि ये 5 बाहर आ जाए। तो हम निकालेंगे 10x की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे? 10x की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चे क्या हो जाएगा आप बताओ? 10 गुणा 0.577777 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा समझदारी दिखाते हुए 10x इक्वल टू कितना करेंगे? इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो एक अंक बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 5.7777 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब बच्चे ये इसको आप और थोड़ा सा समराइज कर लो। 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे जरा बताओ? 5 धन 5 को अपने अलग कर ले, इसको लिख सकते हैं 0.7777 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हैं 10x, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 घटा दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो जब इसको आप घटा रहे होंगे तो आप देखिए 100x में से 10x घटेगा तो कितना आएगा? 90x। कितना आएगा? 90x आ गया। देखो 100x में से 10x घटा कितना आ गया? 90। 57 यहाँ पे लिखा हुआ है, 57 में से आप 5 घटेगा पूरा पूरा, 57 में से कितना घटेगा? 5 घटेगा। यहाँ पे देखिए, अच्छा इसको आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। 100x बराबर, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ मत लें, यहाँ पे मानो 100x बराबर आप देख सकते हैं 57 धन 0.7777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा 57 में से जब आप 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास? 57 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 52 बराबर कितना हो जाएगा? 52 प्लस, अब देखिए ये जो नंबर आपको दिख रहा है 0.777777 और ये भी कितना है? 0.777777। जब आप घटा रहे हैं तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि बचेगा 0। तो इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या लिख लेंगे? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 52/90। कितना हो जाएगा? 52/90। और यही आपका क्या हो जाएगा? p/q का फॉर्म हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि आपने इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। एक बार चेक भी तो कर ले कि सर जी आपने सही करा है गलत करा दिया। 0.57 पे बार है, हमें इस लिखना है तो क्या लिखते हैं? पूरा नंबर 57 लिखते हैं, माइनस दशमलव के बाद जिस संख्या में बार नहीं है 5 को घटाते हैं, बटा कितने संख्या में बार है? एक संख्या पे, तो 1 9 लगा दिया। दशमलव के बाद एक संख्या में बार नहीं तो उतना 0 लगा दिया, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 57 में से 5 गया 52/90। यही हमारा आंसर हो गया और यही आपका डिटेल में आया है, ठीक है। तो बच्चे आपको पेपर में तो ये करना है, आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए ये बेसिक हो कैसे रहा है, ये हो कैसे गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक एग्जांपल और लूँगा ताकि आपको मैं बात को पूरी तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ एक स्टेप मुझे मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था, तो मैंने उसको बाद में सही कर दिया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार आप कॉपी पे नोट करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने 5.777 लिखा था ना, तो एक स्टेप इसमें मैंने लिखना भूल गया, क्योंकि अगर मैं नहीं लिखता तो आपको सोचता समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको बाद में अलग करके लिख दिया है, ठीक है। और आप समझदार होंगे तो आप ऐसे भी समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि 0.527 और 7 पे लगा दिया बार, और मुझे कह रहा को p/q के फॉर्म में लिखिए, p/q के रूप में लिखिए। अब हमें इसे p/q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे समझिएगा, देखो हम मानेंगे x, इसको क्या मान लेते हैं? x इक्वल टू कितना? 0.527 और 7 पे बार लगा दिया, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.52777 डॉट 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 डॉट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है।
अब आपकी समझदारी है कि हमको पहले मल्टीप्लाई किससे करना है, इक्वेशन 1 किससे बनाना है। तो आप हमेशा इस बात को जानो, जब ये इस रूप में लिखा हुआ है तो आपको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 3 अंक दिखाई दे रहे हैं ना, यानी कि पूरा खेला इसमें कितने अंकों का, 3 अंकों का खेला है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम किससे गुणा करेंगे, 1000 से, क्योंकि 3 अंक बनाना है, यानी कि 3 अंक लाना है बाहर। तो 3 अंक बाहर लाने के लिए 3 जीरो से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1-2 बार में आप ये बात समझ जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो इसका किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, इस वाले में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से। तो 1000x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 गुणे कितना हो जाएगा, 0.527777 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो बच्चे इसको करेंगे 1000x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, ये जरा बताओ तो, 527.777 डॉट 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 डॉट, ठीक है। एक स्टेप आपकी नहीं भूलेंगे, 1000x बराबर लिख सकते हैं इसको 527 अलग कर लिया धन 0.7777 डॉट डॉट डॉट, इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में इसी में किससे गुणा करेंगे, जिस पे दशमलव के बाद बार नहीं है, दशमलव के बाद इन दोनों संख्याओं में बार नहीं है ना, तो इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे। तो 2 संख्याओं को बाहर निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 2 जीरो से, 2 जीरो मतलब 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे 100x का, ठीक है। तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करो तो इसमें 100 का 100 गुणे 0.5277 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इसको हम स्टेप बढ़ा के लिखते हैं, 100x बराबर कितने के, 552.7777 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसको एक स्टेप और बढ़ाओ, 100x बराबर 52 धन, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर दो, पूर्णांक भाग को अलग, दशमलव भाग को अलग कर दो, 0.777 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। अब ये बना आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दीजिए, ठीक है। तो बताओ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ 1000 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 900x, कितना बचेगा, 900x बराबर कितने के, देखो 527 है, 527 में से 52 घटाइए, 527 में से 2 घटेगा कि तो कितना हो जाएगा, घटा लो यहीं पे, 527 माइनस 52। तो भैया देखो 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5 घटेगा, ठीक है। बचा 51, 51 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 46, 465 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 465 हो जाएगा, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेना बच्चे, 465, ठीक है। अब देखो अब बचा ये दशमलव, ये पूर्णांक भाग का काम हो गया। अब बचा कौन सा, दशमलव भाग। दशमलव भाग क्या लिखा हुआ, 0.77777 और ये भी क्या है, 0.77777। तो भैया इसमें से ये घटेगा तो शून्य बचेगा, तो काम खत्म हो गया उसका, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना बचेगा, 465 बटा कितना हो जाएगा, 900, ठीक है। तो बच्चे आप इसको शॉर्टकट वाले मेथड से मिला के चेक कर लेंगे कि सर ये p/q के फॉर्म में इतना आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बच्चे मुझे लगता है कि अब आपको इसका बेसिक समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखने का बेसिक तरीका क्या है, ठीक है। और वो वाला तो तरीका था, तो आपको पेपर में वही तरीका लगाना है, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने कि कहीं आपसे कोई ये ना पूछ ले कि बताओ ये हुआ कैसे, तो आप बता ना पाओ, ठीक है। तो इसे आप फटाफट नोट कर लो। चलिए बच्चों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने अभी तक क्या पढ़ा दशमलव में, आप मुझे बताइए, याद करिए। हमने आपको बताया कि दशमलव के प्रकार, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव को p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, बता दिया तरीका उसका। तो वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। जिसको p/q के फॉर्म में लिख लिया वो क्या बन जाता है, परिमेय।
फिर मैंने अशांत के बारे में 2 टाइप बताया। क्या क्या बताया? 2 टाइप मैंने आपको बताया कि भाई ये 2 टाइप का होता है, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। तो आवर्ती वाले को p/q के फॉर्म में लिख लिया, तो जिसको p/q के फॉर्म में लिख लिया ऊपर में संख्या हो गई, ठीक है। तो अब आपको किसके बारे में सीखना, थोड़ा सा अशांत के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास p/q के फॉर्म में लिखने के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बच रहा है जिसको हम इसमें कराना चाहें, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, देखो बच्चे क्वेश्चन का सीमा नहीं है, जितने क्वेश्चन बनाते रहेंगे उतने क्वेश्चन बनते रहेंगे। अभी लास्ट में आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, जो चीज़ें बचती हैं मैं उसमें कवर करा दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अशांत अनावर्ती के बारे में। तो आप हेडिंग लगाएंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका पहले एक एग्जांपल लिखते हैं। मैंने लिख दिया 0.12175100590078552 ... ठीक है। अब बच्चों देखो, पहले तो हमें इसको p/q के फॉर्म में लिखना था, लेकिन अब बात यह है कि अगर इसको हम p/q के फॉर्म में लिखने चल रहे हैं तो इसको हम लिख कैसे पाएंगे? कोई तरीका है क्या? अगर हम सोचे किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको x मान के किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई नंबर है क्या जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं भाई, कितने नंबर को आप काउंट करेंगे? जब रिपीट ही नहीं करा तो काउंट कहाँ से कर लेंगे? बात समझ में आई? ये रुक तो रहा नहीं है और नहीं रिपीट कर पा रहा है, बात समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि कब ये रिपीट करेगा, और नहीं रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अशांत आवर्ती दशमलव को p/q के रूप में लिखने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये बात, अशांत आवर्ती दशमलव को p/q के रूप में लिखने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए अशांत, ये अनावर्ती करना बच्चे इसे, अशांत अनावर्ती, इसलिए अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय होते हैं। क्या हो जाते हैं? अपरिमेय होते हैं। बात समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि भाई इन्हें आप p/q के फॉर्म में जब लिख ही नहीं पा रहे हो तो ये परिमेय कहाँ से हो जाएंगे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो अब बच्चे आपके पास सारा का सारा जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। पाई के बारे में मैंने आपको बताया था, तो पाई जो संख्या होती है ना वो लगभग कितना होता है? लगभग होता है वो 3.141592 ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है वो, ठीक है। तो बच्चे ये रिपीट नहीं करता है, ये रिपीट नहीं करता है। और जो 22/7 का मान होता है वो कितना होता है? 3.142857, 142857, ठीक है, 142857 ऐसे रिपीट करता है ये, ठीक है। अब ये रिपीट कर रहा है यहाँ तक, फिर रिपीट कर रहा है यहाँ तक, फिर रिपीट कर रहा है यहाँ तक। तो आपको जो मैंने शॉर्टकट बताया था ना, उससे आप इसको क्या करेंगे, उससे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका 22/7 ही मान आएगा। इसको आप बदलना p/q के फॉर्म में तो आपको 22/7 का मान मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई देखो ये कौन सा दशमलव है? ये आपका दशमलव है अशांत आवर्ती वाला है। और अशांत आवर्ती वाला जो होता है वो कैसा होता है? परिमेय संख्या हो जाती है। और ये वाली जो है पाई का जो मान है वो बन जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी कि ये क्या बन जाता है हमारा? अपरिमेय संख्या बन जाती है। बात समझ में आ नहीं आया? तो ऐसे ही जो रूट वाली वैल्यूज होती हैं, जो रूट से बाहर नहीं आ पाती हैं, जो रूट में अंदर आ जाती हैं, जैसे 1.4142 हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन ये आगे और भी जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? या 2 की जगह कुछ और भी हो सकता है। और जो वैल्यूज रूट में अंदर रह जाती हैं 0.1.732 करके ऐसे, तो ये भी कौन सी वाली होती हैं? ये भी होती हैं अशांत अनावर्ती दशमलव।
बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पाई हो गया और जो वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ पाती हैं वो वैल्यूज़ वो हमेशा क्या होती हैं, अपरिमेय हो जाती हैं और वो किस में जाती हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव में जाती हैं। आपको जान के थोड़ा सा हैरानी भी होगी कि ये पाई का मान जो है ना, वो एक अमेरिका में कोई शायद आदमी है, वो 3 मिलियन टर्म तक या 3 मिलियन डिजिट्स तक इसको कैलकुलेट कर चुका है, भाग देता जा रहा है, ये निकालता जा रहा है, लेकिन ये निकल नहीं रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, भाग किस में दे रहा है? आपके मन में सवाल आ सकता होगा, सर ये बाई बटे 7 का मान तो है नहीं, तो भाग में किस में दे रहा है? जैसे मान लो आप वृत्त की परिधि निकालते होंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब क्या होता है, सर्किल होता है ना, क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो भैया वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, परिधि को हम सी से डिनोट करते हैं, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो गया। तो अगर हम पाई को एक तरफ रोक लें तो भैया सी बटा कितना हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बटा 2 आर। तो मतलब क्या हुआ, 2 आर का मतलब क्या होता है, व्यास बोलते हैं, व्यास, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर, क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया, जैसे मान लो कोई सर्किल है, ठीक, ये उसका व्यास हो गया डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक आर होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है कि कोई वृत्त रस्सी से मान लो नाप ले, कोई रस्सी ले जो इसकी परिधि के बराबर हो, आराम से इसके परिधि के बराबर एक रस्सी ले लिया, उसको मिल गया सी का मान। ठीक है, अब क्या करे, उसके व्यास से, उसका व्यास भी निकाल सकता है वो नाप वाप के, उसके व्यास से अगर वो जितनी लंबी रस्सी हो उसके व्यास से भाग करे। ठीक है, तो परिधि में जब वो व्यास से भाग करेगा तो किसका मान निकलेगा, पाई का मान निकलेगा। लेकिन जब वो भाग करेंगे तो ये 3 दशमलव समथिंग ही हमेशा आएगा, लेकिन ये कभी रिपीट नहीं करेगा, और जब ये रिपीट नहीं करेगा तो कौन सा दशमलव हो जाएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो वही वो लड़का कर रहा है, 3 मिलियन बार तक भाग दे चुका है। ठीक है, तो भैया वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव, अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट इस कहानी कथा को आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। तो चलिए मैं इसे अब डिलीट कर देता हूँ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब। तो अब मान लिया कि पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पेपर में पूछता भी है, मैं आपको बच्चे रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, कि जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ आप एक क्लास 9th का और क्लास 10th का कम से कम NCERT तो ले ही लीजिए, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी आपको पसंद हो। तो क्लास 9th का या क्लास 10th का NCERT का आप मैथ का बुक ले लीजिए। ठीक है, मैथ बुक ले लीजिए। हिंदी वाली बुक जो आती है वो 50 से 60 रुपये की आती है। ठीक है, तो उससे आपको बहुत सारी बेसिक नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार आप तो क्लास 9th और 10th की ही चीज़ें पढ़ते हैं, बात समझ में आया? नहीं तो आपको लगता है कि हम कितना सारा ज्ञान यहाँ से हम ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको सही बात बताते हैं कि 9th और 10th की NCERT ही काफ़ी होगी आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको और अच्छा पढ़ना है और अच्छा नॉलेज लेना है या फिर आपको और अच्छी तैयारी करनी है तो आप कहाँ से चले आइए, इसकी जो साइड बुक्स होती हैं जैसे RS अग्रवाल की भी आती है। ठीक है, फिर आपके RD शर्मा की बुक्स आती हैं। ठीक है, तो उनसे भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, उनमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको और टफ क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हैं, तो आपको और अच्छा सा प्रैक्टिस मिल जाएगा। वो वाली बुक्स होंगी, वो जो प्राइवेट बुक्स हैं वो थोड़ी सी और महंगी आएंगी। ठीक है, तो अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और बच्चे देखो कभी भी पढ़ाई बिना पैसा खर्च की नहीं होती है। ठीक है, जो आपको ज्ञान फ्री मिलता है वो मान के चलिए वो कभी आपको सक्सेस के रास्ते पर नहीं लेके जाएगा। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि हम
ऐसी जगहों से पढ़ाई कर रहे होते हैं जो गलत सोर्स होते हैं, या फिर किसी के वीडियोज़ को हैक करके पढ़ रहे होते हैं, चुरा के पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। एक आदमी खरीद रहा है, 4 लोग उससे पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। जब तक आप किसी चीज़ में अपना पैसा नहीं लगाते ना, तब तक आपका उसमें मन भी नहीं लगता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और ये सच्चाई भी होगा। जब तक आप किसी चीज़ में अपना पैसा नहीं लगाते हैं, तब तक आप उस चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। और अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो केवल उस 300 रुपये की वजह से देख रहे हैं जो आपने मुझे पे किया है। अगर आप यही वीडियो मेरे यूट्यूब पे देख रहे होते तो शायद 1 या 2 क्लास देख के अब तक छोड़ दिए होते, नहीं देखते, चाहे मैं इससे भी अच्छा और इससे भी ज़्यादा कंटेंट आपको दे रहा होता। उसके पीछे कारण क्या है भाई? फ्री का, ठीक है। जो चीज़ फ्री की होती है वो फ्री में ही चली जाती है। वो फ्री चीज़ आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलवा सकती। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने ही टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लगे पड़े हैं, ये कॉन्सेप्ट ले लो, वो कॉन्सेप्ट ले लो, वो कॉन्सेप्ट ले लो, भाई कुछ नहीं होना उससे, ठीक है। यूट्यूब पे आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको फर्जी बताई जाती हैं। वही आपको स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, वही आपको क्यूब निकालना सिखाएंगे, और उसी में आपका सिलेक्शन भी करा देंगे, ठीक है। तो ध्यान से, बिना आपके खुद पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिना आपके प्रैक्टिस किए आप कोई भी नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी कॉन्सेप्ट ले लो, कहीं भी पढ़ के देख लो, यहाँ से लेके दिल्ली तक चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सी संख्या अपरमेय है, अपरमेय है, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर ए आपको दे दिया 1.27985275 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट लिख लो, 2.57289552। सी ऑप्शन दे दिया आपको 572.5456891011213141516 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और एक ऑप्शन आपको मिला डी इक्वल टू 146.57575757 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब बताओ, ये आपको चारों सवाल दे दिए। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सी संख्या इसमें से अपरिमेय है, ठीक है। तो जब तक आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अपरिमेय मैंने बताया था, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो दशमलव फॉर्म में रुकती भी नहीं है और रिपीट भी नहीं करती हैं, ठीक है। तो अब बच्चे देखोगे यहाँ पे तो 1.27985275 ये यहाँ तक है, और उसके बाद वही नंबर यहाँ पे रिपीट कर गया, इसके आगे भी यही डॉट डॉट लिख गया, यानी कि ये संख्या क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो ये बनेगा हमारा कौन सा? अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती कैसा होता है? परिमेय संख्या होती है, यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये है, ये हमारा शांत दशमलव, ये क्या है? हमारा शांत दशमलव है। और जो शांत दशमलव होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा जो है, देखो यहाँ पे ये कहीं रिपीट कर रहा है क्या? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि ये कौन सी संख्या है? ये है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव कैसा होता है? अपरिमेय होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और इसमें देखते हैं बच्चे 5 7 5 7 5 7 5 7 रिपीट कर रहा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आए बच्चे? तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ चुका है और पूछता भी है, तो फटाफट इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन उठाते हैं आपके ही पेपर के। देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया जिसका आंसर रॉन्ग था। बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ये था
क्वेश्चन ये था अपरिमेय को पहचाने। क्वेश्चन ये था अपरिमेय को पहचानिए। अपरिमेय को पहचानिए। अपरिमेय को पहचानिए। पहला ऑप्शन था इसमें √8100। दूसरा ऑप्शन था 22/7। तीसरा ऑप्शन था आपका 0.45। चौथा ऑप्शन आपका था √8100 प्लस 1/√8100। ठीक है, तो ये आपके पास सामने सवाल था। तो अब बच्चे मुझे ये बताइए इनमें से आपके हिसाब से आंसर कौन सा होना चाहिए। तब तक मैं मार्कर अपना रिचार्ज कर लेता हूँ। आप बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है आपके हिसाब से, आप मुझे बताएं। चलिए देखिए, इसमें देखिएगा। अब बच्चे ये बताओ कि क्या आप इसका रूट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। निकाल सकते हैं रूट इसका। क्या हो जाएगा रूट इसका? हो जाएगा 90। इसको आप लिख सकते हैं 90√90। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 90 का जोड़ा यहाँ पर बन गया, तो ये 90 यहाँ से आ जाएगा बाहर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये तो एक पूर्णांक संख्या हो गई, तो ये परिमेय होना ही होना है, यानी कि ये क्या हो जाएगी? ये हमारा परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अभी मैंने आपको बताया है कि 22/7 एक परिमेय संख्या होती है, उसका रीजन भी आपको समझा दिया है। लेकिन बच्चों इसी को उत्तर माना गया था, इसी को उत्तर माना गया था, जो कि पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि इसको मान के पाई का मान लिया गया होगा। पाई का मान मतलब 22/7 होता है। अगर ये अपरिमेय है तो इसलिए इसको भी अपरिमेय मान के इसका आंसर मान दिया गया था। लेकिन बच्चे ये इसका आंसर गलत था। 22/7 अपने आप में एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बच्चे ये शान दशमलव है। शान दशमलव तो इसको 45/100 लिख सकते हैं। ये p/q के फॉर्म में आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये भी तो परिमेय हो गई। और इसको बच्चे देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप? √8100 का जब आप निकालोगे रूट तो ये आएगा 90 प्लस 1/, इसका रूट कितना हो जाएगा? 90। तो बच्चे इसको आप मतलब गुणा करोगे तो 8101 हो जाएगा ये बटा 90। p/q के फॉर्म में आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब ये कैसे हो गया बाद में बताऊंगा, अभी अगले क्लास में, मतलब जब इसका क्लास होगा रूट का तो आपको पता चल जाएगा। तो ये भी बच्चे क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा, यानी कि इसमें कोई भी अपरिमेय संख्या थी ही नहीं। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन कभी कभी पुट कर दिए जाते हैं, लेकिन हो सकता है वो इस बेसिस पे मान लिए हों उत्तर को कि भैया 4 ऑप्शन में सबसे पास अपरिमेय के यही जाता हुआ दिख रहा है। लॉजिकली ये बिल्कुल गलत है, लेकिन हो सकता है इस बेसिस पर उन्होंने उत्तर मान लिया हो। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए इस सवाल को। चलिए इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और देखिए, और सवाल देखिए आपके जो पेपर में पूछे गए हैं। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था 0.423 पर बार का तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि इसको p/q के फॉर्म में लिखिए, इसका जो भिन्नात्मक रूप है वो लिखिए। ठीक है, तो इसका भिन्नात्मक रूप आप बच्चे लिख सकते हैं। इसका भिन्नात्मक रूप मैंने क्या बताया था आपको? 423 पूरा नंबर लिखेंगे, माइनस दशमलव के बाद 4 है जो रिपीट नहीं करा, 4 को हटाएंगे, बटा कितने अंक हैं यहाँ पे? 2 अंक हैं तो 2 बार 9 लगा देंगे। दशमलव के बाद कितने पे बार नहीं है? एक संख्या बार नहीं तो 1 0 लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 419/990। यही इसका p/q का फॉर्म हो जाएगा। बच्चे ये भी आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से लिख लेंगे इसको। ठीक है, और भी बच्चे ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में। पेपर में और एक क्वेश्चन पूछा गया है 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो बच्चे इसमें भी कोई बात नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 63/99। ठीक है, और प्लस 37/99 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100/99 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन देखिए एक आध दो। बच्चे क्वेश्चन पूछा गया
0.76 नो 5.76 पे बार और 2.3 पे बार का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ये आपका होमवर्क है, आप इसे होमवर्क के रूप में करेंगे। ठीक है, क्या करना है, इसको आप P/Q के फॉर्म में लिखिएगा, इसको आप P/Q के फॉर्म में लिखिएगा और उसे सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाइए। ठीक है, ऑप्शंस लिख देता हूँ इसके। ऑप्शंस इसके लिख लीजिए A, B, C और D। ऑप्शंस लिखिए इसके 2.54 पे बार, 3.73 पे बार, 3.46 पे बार और 3.43 पे बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और है, लिखा हुआ है 2.349 पे बार का भिन्नात्मक मान लिखिए। भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, भिन्नात्मक मान लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर का ही है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन है 2326 बटा 999। बी ऑप्शन है इसका 2326 बटा 990। डी ऑप्शन है आपका 2347 बटा 999। डी ऑप्शन है आपका 2347 बटा 990। ठीक है, तो ये सवाल आपके हैं यहाँ पे दिए हुए। ठीक, चलिए तो इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं डिलीट करता हूँ इन्हें। चलिए, तो इधर आपने नोट कर लिया होगा। और क्वेश्चन देखिए जो आपके पेपर में आने लायक क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आपको आना ही आना चाहिए। देखो, एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन था, ये आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, 1.27 पे बार को P/Q के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो आपके सामने ऑप्शंस थे इसके 127/100। बी ऑप्शन था आपका 73/100। सी ऑप्शन था आपका 14/111। डी ऑप्शन था आपका 11/14। ये 4 ऑप्शन थे आपके पास और इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखो 1.27 पे बार लिखा हुआ बच्चे। ठीक है, 1.27 पे बार लिखा हुआ है। अच्छा जी, देखो 1.27 पे बार लगा हुआ है, तो पहले पूरी संख्या लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 127 माइनस जितनी संख्या में बार नहीं है तो एक संख्या में बार नहीं को एक को घटा दीजिए। अपॉन 2 अंक ऐसे हैं जिस पे बार है तो 2 अंक पे 99 लगा दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 126/99। तो 126/99 कहीं आपको बच्चे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपके सामने आएगा 14 से 9 से कट जाएगा, 14 नवा होता है 126/9 से भाग देंगे तो हो जाएगा 11। तो 14/11 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बच्चे इसी में एक क्वेश्चन और पूछता, मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लो ये दे दिया। ठीक है, तो लिखेगा को P/Q के फॉर्म में लिखिए, को P/Q के फॉर्म में सरलतम रूप में लिखिए। P/Q के फॉर्म में सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखने का मतलब है कि इसमें और इसमें कॉमन कुछ ना रह जाए, जिसमें 126/199 ये इसके बिल्कुल बराबर ही है, लेकिन इसमें दोनों में 9 कॉमन था तो आपने 9 को हटा के इसमें क्या लिखा 14/11। अब 14 का कोई फैक्टर 11 के फैक्टर में नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि 14 और 11 जो हो गए वो बिल्कुल ही सहअभाज्य संख्याएं, मैंने आपको पढ़ाया है सहअभाज्य संख्याएं हो गई। अब क्या कहेगा कि इनको बिल्कुल सरलतम रूप में लिखिए और अंश और हर का अंतर ज्ञात कीजिए, अंश और हर का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपका अंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 3 का डिफरेंस हो जाएगा। यही आपके ऑप्शन में होता अगर वो क्वेश्चन होता। नोट करिए फटाफट। चलिए बच्चों, तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। कल वाली क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम दशमलव के बारे में जो बेसिक बातें होती हैं उनको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड बाय।